We are actually going to talk about complexity analysis. वो ले आइए Programs. Okay, so basic goal ये है कि अगर मैंने एक प्रोग्राम को एनालाइज करना है फॉर इट्स एफिशिएंसी, खास तौर पर टाइम एफिशिएंसी की बात करें तो उसको एनालाइज करने का एक तो प्रैक्टिकल तरीका है। प्रैक्टिकल तरीका ऐसा होगा कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो पर्टिकुलर आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी फैक्टर इन करेगा। वो ये भी देखेगा कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की है, क्या प्लेटफॉर्म है जिस पे आप काम कर रहे हैं, आप जिस प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं उसमें कितने कोर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर एक फाइनल स्पीड या रनिंग टाइम उसको मिलेगा। लेकिन जो एनालिसिस हम लोग करना चाहते हैं वो ऐसा है कि जिसमें we look at time as a function only of the data. Okay? वो डेटा या इनपुट जो उस प्रोग्राम को मिल रही है उसके ऊपर बेस करके कितना टाइम लगता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके पास मशीन कौन सी है या आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया उसके लिए करने। Okay? So we look at the time as just the function of the data, and this will allow us actually to do what? It will allow us to study the merit of an algorithm. Okay? हम ये देखेंगे कि एक एल्गोरिथम खुद में कितना अच्छा है। Okay? एक एल्गोरिथम जो है जब उसको हम मेजर करते हैं जब उसके टाइम को मेजर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ इट्स इनपुट, तो वो एल्गोरिथम कितना अच्छा है। इसका ये मतलब ये है कि हमारे ज़हन में कोई मशीन नहीं है या कोई मशीन का मॉडल नहीं है। ओके, हमारे ज़हन में एक मशीन का मॉडल है, बट दैट इज़ अ स्टैंडर्ड मॉडल। ओके, जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं दैट मशीन कुड बी एनी मॉडल मशीन। ओके, सो इस मशीन को हम निकाल देते हैं। सो वी हैव अ मॉडल इन आवर माइंड, ओके, अ मॉडल मशीन। ओके, एंड बेसिकली दिस मशीन कैन डू एनीथिंग। So how will I define it? It can do anything that any modern machine can do in constant time, a fixed time. Okay, this is able to perform all such functions in fixed time, in a fixed amount of time that a modern computer can do. Can do. जिसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह की चीज़ें जैसे अरिथमेटिक है, ओके, सो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, ये तमाम चीज़ें कोई भी मॉडर्न कंप्यूटर एक फिक्स नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स में कर सकता है, राइट? तो इसका मतलब है कि किसी फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में कर सकता है। इसी तरह कंपैरिजन, राइट, डबल इक्वल टू हो गया, ग्रेटर हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, या बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए, राइट, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कैन बी डन इन अ कांस्टेंट टाइम। ओके, और तो हमारे ज़हन में जो मशीन है जिसके लिए हम एफिशिएंसी का एक मॉडल स्टडी करना चाहते हैं, वो एक ऐसी मशीन है जो कि ऐसे तमाम कामों को फिक्स टाइम में कर देगी जो कि एक मॉडर्न कंप्यूटर फिक्स टाइम में कर सकता है। और इन तमाम चीज़ों को हम एक नाम दें। ओके, एनी वन ऑफ दीज ऑपरेशंस वी विल कॉल इट अ स्टेप। Okay, plus is a step. When a program adds two things, it's a step. Subtract is a step. Equality comparison is a step. Okay, all of these things is a step because हम इन सबको एक जैसे ही देखना चाहते हैं। जाहिर है कि ये बात भी दुरुस्त है कि जो प्लस का ऑपरेटर है वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा एक दो ज़्यादा क्लॉक साइकिल लेना हो एज कम्पेयर टू लेट्स से शिफ्ट का जो ऑपरेटर है या कंपैरिजन का जो ऑपरेटर है, लेकिन ये डिटेल हमारे लिए मानी नहीं लगेगी। हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि सारे ऑपरेटर एक ही टाइम लेते हैं, हमेशा फिक्स टाइम लेते हैं मशीन में। ओके, तो हम इन तमाम कुछ स्टेप्स करेंगे। तो अगर एक प्रोग्राम है जो एक पहले ऐड करता है, फिर कंपेयर करता है और उसके बाद फिर इस तरह से कंपेयर करता है, तो हम कहेंगे ये 3 स्टेप्स लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्रोग्राम एक्चुअली कितने साइकिल्स ले रहा है या व्हाटएवर एक्चुअल सेकंड्स में क्या टाइम है, वो टाइम तो हर मशीन के साथ वेरी करता जाएगा। हम कहेंगे कि ये 3 स्टेप्स है।
पहले ये करता है फिर ये करता है फिर ये करती है, ठीक है। तो अब मैं एक कोड फ्रेगमेंट लिखता हूँ और उसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितने स्टेप्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कोड सेगमेंट है बिल्कुल ही सादा, हमारे पास एक फॉर लूप है, ठीक है। वो फॉर लूप जो है वो उसमें एक वेरिएबल है इस तरह से i less than n, i plus plus, ठीक है। और उसमें वो कोई काम कर रहा है, एडिशन वगैरह या कोई भी स्टेप ले रहा है। फॉर एग्जांपल वो इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट भी इज वन ऑफ दोज ऑपरेटर्स जो कि कांस्टेंट टाइप हो सकता है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि n जो है, लेट्स ट्राई टू बी अ लिटिल बिट प्रिसाइज अबाउट दिस, ओके। तो अब कहेंगे कि ये जो लूप है, ठीक है, ये बहुत सारे सिंगल ऑपरेशंस कर रही है। कौन कौन से सिंगल ऑपरेशंस कर रही है? ये वाला सिंगल ऑपरेशन कर रही है, ठीक है, ये सिंगल ऑपरेशन कर रही है, ये सिंगल ऑपरेशन कर रही है। आप चारों अलग-अलग, आई एम सॉरी आपकी आवाज प्रेजेंट आती है, आप चारों को अलग थोड़ा सा आप एक इधर आ जाओ, एक इधर सुनिए इसमें क्या है। आप इधर हो जाए, आप इधर सो अगर हम इसको देखते हैं एक नज़र में देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, 3-4 ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं जो सारे सिंगल स्टेप। तो ये अगर मैं इस लूप को देखूँ तो ये लूप ये काम कर रही है, अच्छा ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप। इसका मतलब है कि अगर मैं इस लूप को एक दफ़ा में देखता हूँ, उसकी एक इंस्टेंस को देखता हूँ, तो ये 3 स्टेप्स का ऑपरेशन, पहला ये है फिर ये है फिर ये, ठीक है। अब हो सकता है कि आप कहेंगे लेट्स बी मोर पर्टिकुलर, ये वाला काम शायद सिर्फ एक दफ़ा होगा, लेकिन इफ वी आर नॉट दैट केयरफुल, और बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल सी दैट व्हाई वी डू नॉट रियली हैव टू बी दैट केयरफुल, ओके। बट राइट नाउ we will see that we will be less careful and will say okay 1 2 3 स्टेप इसको लगना है, ठीक है। और जब मैं इस फाइल को देखूं तो ये कितना स्टेप है, सिर्फ एक स्टेप है। लेकिन ऑब्वियसली अब दूसरी बात ये है कि ये 3 स्टेप सिर्फ एक दफा तो नहीं हो रहे, कितनी दफा हो रहे हैं, n दफा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है टोटल 3n स्टेप्स। ये जो चीज है ये 3n स्टेप्स दफा हो रही है, 1n स्टेप्स हो रहे हैं, क्योंकि ये एक है, n दफा आप इसको हिट करते हैं, n स्टेप्स, ये 3 चीजें हैं, n दफा आप कर रहे हैं 3n स्टेप्स। सो ओवरऑल मैंने एक एस्टिमेट लगा लिया, और वो एस्टिमेट मेरा ये है कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये 3n स्टेप्स लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि स्टेप्स का क्या मतलब है। स्टेप इज एनीथिंग दैट कैन बी डन इन कांस्टेंट टाइम, ओके। सो विल से दैट दिस थिंग कैन टेक 3n steps. It takes 3n plus n actually 4n steps. It takes 4n steps. So पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो स्टेप काउंट है, so for every fragment of code I can find a step count, okay. I can find a count of the number of basic steps that program takes, okay. And when I look at it I think that I see immediately कि ये जो steps हैं ये actually function है of the input। इस केस में input n थी और steps थे 4n। हो सकता है कि steps 4n plus 2 होते। For example अगर यही कोड है, इसके नीचे मैं एक और लाइन लिख देता हूँ sum equals sum plus 1, ठीक है। तो 4n तो ये हो गए, प्लस यहाँ पे 2 स्टेप्स नहीं लगे, एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप, ऐसा ही है, तो प्लस 2 अलग हो जाएगा, तो ये 4n plus 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि I can actually express this step count as a function of n itself। So I can say कि ये जो प्रोग्राम है ये actually 4n plus 2 steps लेता है। Okay, so remember that when I write Tn is equal to something, the unit of this is steps. The unit of this is not seconds, not milliseconds, not microseconds. The unit of this is steps. कि हम कितने steps लेते हैं। Okay, the program takes these many steps. Okay. So fine. So it means that we have this step count. Obviously, when I run this program on different machines, I will get some actual physical time, like a certain fraction of seconds. Okay, that will be the actual time on a particular machine. This is the time on any modern machine, because we're thinking of this model. Okay, this particular model. Okay, तो अब ये जो functions of n है, क्या ये किस किस्म के हो सकते हैं? इसको हमें देखना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे भी प्रोग्राम हम लिखेंगे तो जैसा प्रोग्राम लिखेंगे उसके मुताबिक हमें tn का एक फंक्शन मिलेगा। Okay, let me look at a few programs.
So for example, the first one, ये तो आपने देख लिया, एक और देख लेते हैं। एक और प्रोग्राम है जो कि तो इसके बारे में बताइए कि ये कितने स्टेप्स हैं। एक फॉर लूप है, कुछ चल रहा है 0 से लेके इनफैक्ट लेट मी से 1 से लेके लेस देन और इक्वल टू n तक, ओके। और i जो है वो हर दफा i equals i minus 2, ओके। और इसके अंदर ये कोई कांस्टेंट काम कर रहा है, मेरा कांस्टेंट टाइम काम जो है वो हमेशा सम प्लस प्लस है, तो ये सम प्लस प्लस है। ये कितने स्टेप्स लेगा? Zero. 1. ओवरऑल प्रोग्राम कितने स्टेप्स लेगा? इसको देखते हैं, लूप तो वही है ना। ओके, सो 3, अगर मैं इसको स्टैंड अलोन देख रहा हूँ, 3 1 स्टेप, ओके, हाउ मेनी टाइम्स? Minus 1 लिखा। I is equal to I minus 2. i is equal to i minus 2, चलो ठीक है, 4 कर, if you really particular about it, तो ये 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप कैसे? अरे क्योंकि इक्वल टू लग रहा है, सब्ट्रैक्ट लग रहा है। नहीं, वो तो इन्फिनिट लूप नहीं हो जाएगा। ये इन्फिनिट लूप नहीं हो जाएगा, क्योंकि I is equal to I minus 1 कर रहा हूँ ना। I plus 2, चलो इसको how many steps? तो ये तो वैसे इन्फिनिट लूप बात की बात है। सिंगल स्टैंड अलोन में तो 4 ले रहा है, राइट? 1 2 3 4, चलो ठीक है, सही है। और ये 1 है, तो अब ये कि हाउ मेनी टाइम्स इज दिस एग्जीक्यूट? n/2। सो अगर n 100 होगा तो ये 50 टाइम्स चलेगा, फिर 2 2 2 ये लॉग ऑफ करेगा। एक्चुअली इन जनरल अगर मैं लिखूं कि ये हर दफा k स्टेप्स ले रहा है, हर दफा k से इंक्रीमेंट कर रहा है, i equals i plus k, i equals, it means n by k टाइम्स ये चल रहा है, राइट? तो जो हमारा 2 का एग्जांपल है उसके लिए वी कैन से ओके दिस गोस n by 2 टाइम्स, ओके, and this also goes n by 2 times, okay, so we multiply and add them together and we get something like 2n plus n by 2. This is our Tn for this program, okay? So and like if I keep on writing these loops, you can imagine I'm going to get a lot of different Tn. Okay? So in fact, let me give them names also. Let's call this T1n. This is T2n. Okay, let me change this a little bit. Let's look at this code fragment. For loop, I starts from 1, I less than or equal to 2, okay? I less than or equal to n, sorry, and I is double each time. तो क्या करेगा? या ओके, सो ये तो सब प्लस प्लस है, इसको भी जरा एक इसको देखिए, दूसरा इसको भी देखिए, एक और फॉर लूप है जो n से स्टार्ट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 तक जाना उसमें, I equals I by 2 दफा चल रहा है और हर दफा कोई काम कर रहा है। क्या ख्याल है? इस केस को देखने आते कि ज्यादा नेचुरल है। इस केस में क्या होगा? इन द बिगिनिंग एंड I is
When we start, what is I? N. Next time, what is I? N by 2. Next time, I is N by 4 and so on. Okay. Meaning, I am repeatedly dividing N by 2. Right? So, let me take an assumption. What if N was equal to 2 to the power k? If N was exactly equal to 2 to the power k, okay, how many divisions will it take to get to 0? Or to get to 1, greater than or equal to 1? If I start from exactly N is equal to 2 to the power k, how many divisions will it take to get to 1? K divisions, right? K divisions लेगा ना? अगर मैं आसान कर रहा हूँ अपने लिए मैथ को आसान कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर एज्यूम कर लेता हूँ इनको. Let's say n is equal to 2 to the power k exactly. If n is equal to 2 to the power k exactly, I have to divide n by 2k times to get to 1. Everybody understands that? But if you look at it, if you take log on both sides, then k is just what? K is log of n to the base 2. K is log of n to the base 2. If you take log on both sides. Actually, this is just a definition of log. And if you take a number, actually log क्या कहता है? How many times do I have to divide something by 2 to get to 1? Right? That's log base 2. How many times do I divide something by 2 to get to 1? Right? So if I have n is exactly equal to 2 to the power k, I am here. Right? एक और इंटरेस्टिंग बात है जो यहाँ पे आपको बता दूं, वो ये कि अगर एक नंबर 2 की पावर k नहीं है, अगर एक नंबर 2 की पावर k नहीं है, तो मेरा ये क्लेम है कि then it will lie between two powers of 2. अगर वो 2 की पावर नहीं है एक नंबर, तो then it lies between two powers of 2. Is this correct? Like for example, 64 is a power of 2. It is a power of 2. 64 is a power of 2 to the power 8. Right? 80 is not a power of 2. But it lies between two powers of 2, which are 64 and 128. इसका मतलब है कि n जो मर्जी हो, या तो पावर ऑफ 2 होगा, या it lies between two powers of 2. तो मैं किसी भी n के बारे में ये कह सकता हूँ कि q to the power k is less than or equal to n is less than or equal to 2 to the power k plus 1. That there exists a k such that ये करें. ठीक है? इसका मतलब है कि जब मैं log n की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि k is less than or equal to log n is less than or equal to k plus 1. इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं log n करता हूँ, log n अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये लाइन जो है ना, ये log n इस तरह वर्ड से सुनो, मैं कहता हूँ भाई ये लाइन log n स्टेप्स लेगी. अब आपको सोचना चाहिए, ये log n स्टेप्स एग्जैक्टली तब लेगी जब n is a power of 2. जब n is a power of 2, exactly log n steps. Otherwise, it can be off by 1 or minus 1 or plus 1. Okay? Maybe log n plus 1 or log n minus 1 steps. Okay? In any case, it's basically log n. It's roundabout log n. Okay? So when you look at not this one, okay? When you look at a loop like this, which is dividing repeatedly, okay? Or a loop like this, multiplying, right? इसको भी अभी हम देखते हैं. Loop like this, which is dividing by the same constant repeatedly, you have to see that this is the definition of log. How many times do you divide something by a constant to get to 1? That's what it is. If a thing is exact power of 2, then this is exactly log n. Otherwise, it lies between two powers of 2, and it is actually just off by 1. We're off by 1 or minus 1. Okay. So this is good. What about this one? Why is this log n? Why is this loop log n exactly? वहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ तो नजर आ रहा है कि मैंने 128 से शुरू किया, अगली बार 64 आ गया, अगली बार 32 आ गया, 16 आ गया, 8 आ गया, so on and so forth. log n में मैं 1 तक पहुँच जाऊँगा. Why is this log n? मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, वहाँ से हम डिवाइड करते आ रहे हैं, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. सही.
तो I की जो वैल्यूज हैं इस केस में वो है 1 2 4 8 so on, right, up till some value, and let's call it 2 to the power k, 2 to the power k. And can you tell me how many terms these are? How many terms these are? 2k? Okay. What is the max? What is the value of k? These are k terms. These are k terms. But what is the value of k? Log n. It cannot be bigger than log n, right? If k is log n, then this is 2 to the power log n equal to n, which is the largest possible value of I. Right? क्योंकि I तो n तक जा रहा है. इसका मतलब है these are log n steps. That k is actually the number of powers that you can raise it to is actually log n. Exactly the same thing in the opposite direction. So log n steps total. It means log n into log n into 1 2 3 या 4 कर लें 1 2 3 4. So 4 times log n and this is another log n, that's 5 times log n. Okay, तो अगर मैंने इसके लिए tn लिखना है तो I can say okay this t3 of n is probably 5 times log n. So on and so forth. This was also something like this. T4n, this was also some 5 times log n. तो जब ये LGN लिखते हैं ना तो इसका मतलब है कि log base 2. और साइड it goes without saying अगर मैं इस 2 को चेंज कर दूं 5 कर दूं what will happen? log की base बदल जाएगी. And we can discuss that it doesn't really matter what base it is. Okay, we can talk about that. Okay, so ऐसा होता है. तो basically एक और डबल लूप का एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं वहाँ से आगे जाऊँगा. ये 2 डबल लूप्स हैं, नेस्टेड लूप्स. Okay. Okay, this is the first loop. For an integer I starting from 1, I less than or equal to n, I plus plus, okay, and then another loop inside it, which is integer j equal to 1, j less than or equal to n, and j plus plus. Yeah, let's say j equals j plus 2, okay, and inside that is some plus plus. इन दोनों लूप्स को जरा एक और एग्जांपल के साथ मैं कंपेयर करना चाहता हूँ. For an integer I equals 1, I less than or equal to n, I plus plus, and again a loop j, but this time j is less than or equal to I and j plus plus. And some plus. Obviously, this is going to take the same 4 steps, 3 steps, 4 steps on one go. But what is the total number of times this will be executed? G? N squared divided by N squared divided. पहली चीज जो है ये तो n दफा चलेगी. n squared by 2. और जो अंदर वाली चीज है वो कितनी दफा चलेगी? n by 2. Okay, for the first value of I, this will go 1 time. For the second value of I, this is going to go 2 times. Then it's going to go 3 times. ऐसे I की मुख्य वैल्यूज आ रही हैं. जब I की वैल्यू 1 है ये 1 दफा चलती है. I की वैल्यू 2 है ये 2 दफा चलती है. ये वैसे यहाँ पे +2 है. make it easier. 1 दफा चलती है, 2 दफा चलती है, 3 दफा चलती है, 4 दफा चलती है. So here is the general pattern. J is less than equal to n.
what I'm looking for. I'm making too many mistakes. Okay. Okay, I'm sorry, let me just okay, let me repeat this. So, end of outer loop separator, it means the internal loop was hit n times, and each time it was just going n times. Okay, so what we have here is n. Okay, n square, you can say n square, but actually what's happening is n plus n plus n. N times. ठीक है? इसको अगर हमने देखना, तो ये again n times चल रही है outer loop. Inner loop hit हो रही है n times, and for each of these n times it's going. This time it depends on I. So when I is 1, this is going 1 times, and then it's going 2 times, it's going 3 times, and so on up till I की आखिरी value it's going for. So the point that I wanted to make was that when you look at these two loops, they are always producing a series of terms. Always a series of terms. But there are two kinds of series. One is this series where every term is the same. So like for example, अगर मैं कहता हूँ कि इस पूरी क्लास में जो बच्चे हैं, उनको हर एक के पास 10-10 स्वीट्स हैं. अगर हर एक के पास 10-10 स्वीट्स हैं, तो I shouldn't count the total sweets by going to everyone. I should say, okay, क्लास में 40 बच्चे, 40 into 10, 400 total sweets. Okay? But if each one of you had a different number of sweets, okay, you had like 10 sweets and you had 5 sweets and you had 4 sweets and 3 sweets, then I'll have to go to everybody and add them together. Right? So what we're saying is that the outer loop is actually giving you the number of terms of a series, and the internal loop is giving you the actual terms of the series. ठीक है? तो जब आप Tn को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर तो आपकी आउटर लूप और इंटरनल लूप इंडिपेंडेंट है, मतलब एक जो इंटरनल लूप है वो हमेशा एक ही दफा चल रही है, तो you say okay ये 10 दफा चल रही है, ये 20 दफा चल रही है, that's 200. Okay? Otherwise you will have to count each iteration separately. Okay? So in this case पहली इतनी दफा चल रही है, दूसरी इतनी दफा चल रही है, तीसरी इतनी दफा चल रही है, and I get a series of terms. Okay? And similarly, let's change this a little bit. Okay? Let's write a third fragment. अगर आपके पास एक for loop है जो कि n से start करती है, I equals n, and I greater than or equal to 0, and let's say greater than or equal to 1, and I minus minus. Okay? And there's another loop inside this, which is k equal to I, k greater than or equal to 1, and k equals k pi 2, and some cosmos. Okay? इसके बारे में क्या ख्याल है? What would be the Tn in this case? Okay, and when I'm saying what would be the Tn in this case, मैं आपसे कह रहा हूँ कि series बताओ. What is the series produced by this? We're not interested in the final answer. It's n log n or whatever. What is the actual series produced by this? So you know that the outer loop is actually giving you the number of terms in that series, and the internal loop is actually going to give you the terms in each term of the series. तो वो series क्या होगा? थोड़ा सा सोचने से actual series क्या होगा? n minus 1 n minus 1 पहली टर्म क्या होगी? n minus 1 n minus 2 n minus 1 how is that? The outer loop is going to execute n times, right? This is going to execute n times. For each of those n times, the internal loop is going to execute
certain number of times. Okay, so what I can already predict is कि series की n terms है, right? इस series में n terms है क्योंकि outer loop n दफा चलती है. तो जब outer loop पहली दफा चलती है तो पहली term आएगी. That's the number of times the internal loop is going to execute. Okay, what is that number? And divided by 2. Then plus divided by 2 divided by 4. minus 1 divided by 2. पहली दफा आया है then आप इसको hit किया, इसको hit किया, कितनी दफा चलेगा? And divided by 2. हमने इस loop को भी देखा, हमने इस loop को भी देखा. Log n, but that is just the first term. So in the beginning, I is n. You run this loop with I starting from n, k starting from n. It takes log n steps. Log n steps. Lekin that is the first time only. That was the first time you hit this loop. इंटरनल लूप को आप जो हिट कर रहे हैं वो आप इतनी दफा हिट कर रहे हैं जितनी दफा ये चल रही है. तो दूसरी दफा क्या होगा? Analog and Don't jump to the final answer. What is the next term? Systematically करना सर. देखिए आप इसको एक एज अ फंक्शन सोच लें. आप इसको एज अ फंक्शन सोच लें. अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, पहले मैं i is equal to n के लिए इसको कॉल कर. That's log n times. अगली बार I is equal to n minus 1 के लिए कॉल कर रहा हूँ. That is log of n minus 1. Right. That is the series. All the way to n log of 1. I think that makes sense. Okay. So ये series होगी. The actual series. Point is that whenever you look at a nested loop, don't think that you want to multiply things, and don't think of anything else. Always think this is a series. This is a series of terms, and I will like to estimate this series somehow. Okay? Sometimes the series are very simple, so you can estimate them. Sometimes they might not be that simple. Sometimes they might not be familiar. Okay? हो सकता है कि थोड़ी सी different लगे. Okay, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ. Okay? और चेंज करके क्या करते हैं? Let me just give you a different example. Okay. इसके बारे में जरा सोचिएगा. जी अगली loop. Okay. This loop is I is equal to 1, I less than or equal to n, I equals I equal to 2. Okay? And internal loop is j equal 1, j is less than or equal to I, and j equals j multiplied by 2. Okay? ये है और sum plus this. Again, it's a nested loop, so you should know this is a series. I want to know exactly what the series is. What are the terms of that series? How many terms in that series? Okay. So we want to know that dn. Not the final answer. Yeah. Actually कोई बता क्विकली प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस सीरीज में टर्म्स कितनी होंगी? log of n टर्म्स होंगी क्यों? क्योंकि आउटर लूप log n दफा चल रही है. आउटर लूप कह रही है कि log n दफा इंटरनल लूप को एग्जीक्यूट करें.
आउटर लूप कह रही है log n दफा इंटरनल लूप को एग्जीक्यूट करें। तो इंटरनल लूप जितनी दफा एग्जीक्यूट होगी पहली दफा वो पहली टर्म हो जाएगी, दूसरी दफा जितनी दफा एग्जीक्यूट होगी वो दूसरी टर्म हो जाएगी, so on and so forth, so on and so forth. So based on that, what is the exact sequence? So log n into 2 log n into 4. Okay, पहली टर्म क्या है? Let's go step by step. पहली टर्म Log n. Log n. Log n. log into Log n into log n log n plus log n minus 1. plus log n minus 1. नहीं n into 2 ही हो गया तो पहले वाली log n into 2. into 2 ये सब log n into 2. इधर जो कॉन्टेंट करेगा inner loop इस दफा इंडिपेंडेंट नहीं, प्रॉब्लम ये है कि inner loop इंडिपेंडेंट, ये बड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ into n। अब क्या होगा? अब मतलब है कि यहाँ पे log n टर्म्स है, पहली टर्म भी log n है, दूसरी टर्म भी log n है, तीसरी टर्म भी log n है, everybody has the same number of sweets, so log n into log n logs to n, so that's easy. The problem is that they are not independent. This depends on the variable above. Okay. In this case, I have to write the series. What is the actual series, and then I can estimate it, because now everybody does not have the same amount of sweets. We have to go to everyone and add them. log n into कोशिश करें इसका estimate करने की। अब इस सीरीज को लिखना शुरू करते हैं अगर एक एक करके। लाइक फॉर एग्जांपल, जब I की वैल्यू 1 है, so essentially we are saying अगर मैं इस लूप को, ये तो लूप एक्चुअली स्टैट अलोन इन इटसेल्फ तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अगर यहाँ पे n होता तो ये log n दफा जा रही है, अगर यहाँ 1 है तो ये log of 1 दफा जा रही है। I can probably say okay log of 1 दफा, ये पहली टर्म। तो log of i हाँ, सर i आएगा I begins from 1. On the first iteration I is 1. So you bring I1 to this loop and it says log of 1. What is the next I? 2. That would mean log of 2 dafa internal loop se dekh. Right? Log of 2 dafa और बीच में है उसके बाद okay log of 4 dafa, log of 8 dafa, और वही लॉजिक दोबारा यूज करते हैं, log of 2 to the power k तक ये जाएगी, right? Where actually 2 to the power k is equal to n. ऐसी है। So essentially we have to go systematically like this, that the outer loop is determining the number of terms, and inner loop each time it generates the term, first term, the second term. That's the number of times the inner loop is going. Okay? So ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई. Actually you can see ये क्या हो रहा है. I can actually rewrite this as log of 2 to the power 0 plus log of 2 to the power 1 plus log of 2 to the power 2 all the way to k, right? And then we can further simplify this. Okay, let's further simplify this. By the way, I know already that k is log of n. I know already from an earlier analysis that k is log of n, because if I just do this, k is log of n. So, आपको पता ना कि ये जो powers हैं ये multiply हो सकती हैं. Actually, what I can say is this is
या 1 मिनट. This is 0 times log of 2, that's nothing. Plus 1 times log of 2. Log of 2 base 2 is 1. 2 की power 1 is right? Plus 2 times log of 2 plus 3 times log of 2 plus all the way to k times log of 2. All these log of 2's are 1. That's equal to k, where k is log of n. Right? And this is an arithmetic series that we're looking at. So you say, why do all of this for this? The thing is, that's the systematic way of looking at it. कि जो आपकी outer loop है, that so here is the message from all of this. Any program that makes iterations, that makes repetitions, produces a series of terms which describe its running time. Okay? And if you want to estimate the running time of such a program, you should be able to estimate the series. कि वो series जो है उसका sum क्या है. Okay? अगर वो बहुत ही familiar series है, जैसे ये आखिर में बड़ी familiar series होगी, good. If it's not that familiar, then you'll have to do more work on that. Okay? So a program is going to produce series, etc., etc., and we'll see more programs which will produce different kind of series. Okay? In fact, as practice, I'm going to distribute these. ये आप अपने घर में फ्री टाइम पे चाय पीते हुए बोतल पीते हुए ये कुछ 12 के करीब एक्सरसाइज चलिए आप लोग कर लीजिएगा. I just want to move ahead. So where is the discrete time for this? So what we were going to look at, we were talking about Tn, right? So let's say कि आप एक sorting algorithm लिखते हैं या कोई भी algorithm लिखते हैं और उसमें you come up with the following Tn. आपको एक T1 n मिलता है which is 5n square plus 6n plus 2. Okay? Somehow you are able to very accurately determine the number of steps taken by that program. Then you go home and you try to improve it and you come up with another algorithm, and that algorithm takes, let's say, 7n square plus 3 steps. Okay? इसी तरह आप काम करते रहते हैं, and then there's another algorithm that takes, for example, 7n log square n plus 5 steps, and so on and so forth. Okay? ये चलता रहता है. The problem is, if you want to compare two algorithms, okay, then I said at the beginning of this class that we want to compare algorithms in a machine-independent way. We don't want to focus on particular technology. कि फलानी टेक्नोलॉजी के ऊपर इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम क्या है. हमें चाहते हैं कि हम जो रनिंग टाइम्स एल्गोरिथम के उनको स्टेप्स की फॉर्म में कंप्यूट करें
और फिर वो करने के बाद हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि वी नीड अ टेक्निक, वी नीड अ वे टू क्लासिफाई TNs which ignores technology, okay, या technological differences. We want a way to classify TN that ignores the differences of hardware and software and focuses only on the algorithm. Okay, तो ये bottom line. Bottom line ये है, we need a way, we need to learn a way to classify TNs, okay, which ignores the differences of hardware and software. Okay? Minor differences, such differences जो कि डाटा पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डाटा के अलावा है, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये पहले दो प्रोग्राम्स देखते हैं, ये एल्गोरिथम जब आपने एक मशीन पे चलाया तो वो आपको ये टाइम देता है, जब आपने उसको दूसरी मशीन पे चलाया तो आपको ये टाइम देता है। इस मशीन के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो 5n² + 6n होते हैं, इस मशीन के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो 7n² + 0n + 3 होते हैं। अब इससे क्या ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट था या यहाँ कम एफिशिएंट था, क्या पता चलता है? हम ऐसा एक एनालिसिस करना चाहते हैं जिसमें वी कैन से कि ये एल्गोरिथम जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन कितना अच्छा है या कितना बुरा है। ये दो एल्गोरिथम जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन जस्ट बेस्ड ऑन द मॉडल दैट वी टॉक्ड अबाउट, वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ठीक है? और ख़ास तौर पे वी आर इंटरेस्टेड अबाउट द लार्ज वैल्यूज ऑफ दैट, कि जहाँ n की वैल्यूज लार्ज, सो ये भी इसमें हमें डाल देना चाहिए फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ दैट, for large values. देखिए small values of n के लिए algorithms we are not interested in them because for small value of n all algorithms are good.